हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन माय चैनल। स्टलाइजेशन मेथड एंड प्रिंसिपल्स के बारे में कि स्टलाइजेशन होता क्या है, इसमें कौन कौन से टर्म्स यूज़ होते हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है और कौन कौन से इक्विपमेंट और किस किस मेथड से स्टलाइजेशन प्रोसीजर को परफॉर्म किया जाता है। ठीक है ना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। सबसे पहले देखते हैं इसका इंट्रोडक्शंस के बारे में कि स्टलाइजेशन है क्या। लिखा है स्टरलाइजेशन और स्टेरिलाइजेशन, ठीक है, रिफर टू एनी प्रोसेस दैट एलिमिनेट, रिमूव, किल और डीएक्टिवेट ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ एंड अदर बायोलॉजिकल एजेंट। कहने का मतलब क्या हुआ, कौन से एजेंट सच एज अ फंगस, बैक्टीरिया, वायरस, स्पोर्स, फॉर्म, प्रॉन्स, यूनिसेलुलर, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म सच एज अ प्लाज्मोडियम एटसेट्रा present in specific region such as a surface, a volume of fluid, medication or in compound such as a biological culture media। ठीक है। तो कहने का क्या मतलब हो गया कि स्टेरिलाइजेशन या स्टेरिलाइजेशन को एक प्रोसेस माना जाता है, समझा जाता है, जिसका काम क्या होता है, जिस प्रोसेस के अंदर एलिमिनेशन करना या रिमूव करना। एलिमिनेशन का मतलब हटाना या रिमूव कर देना, किल कर देना या उनको डीएक्टिवेट कर देना। ठीक है, ठीक है, किसी भी टाइप की उनकी बायोलॉजिकल फॉर्म हो, चाहे वो वायरस हो, चाहे फंगस हो, चाहे स्पोर्स हो, चाहे यूनिसेलुलर हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे प्लाज्मोडियम हो, कोई भी हो, इन सारे के सारे बायोलॉजिकल एजेंट को क्या करना है, रिमूव करना है, एलिमिनेट करना है, किल करना है। किससे? इस प्रोसेस से, जिस प्रोसेस का नाम होता है स्टेरिलाइजेशन। और इस प्रोसेस के अंदर फ्लूइड के ज़रिए से, ठीक है, या मेडिकेशन के ज़रिए से, या किसी परफॉर्मेंस के ज़रिए से, या किसी मेथड के ज़रिए से, किसी टेक्नोलॉजी से, अगर उस चीज़ को, उस बैक्टीरिया को, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर बायोलॉजिकल एजेंट है या फंगस, वायरस, तो इसको रिमूव करने का जो प्रोसेस होता है, चाहे वो सरफेस से रिमूव किया जाए, चाहे वो कपड़े से रिमूव किया जाए, चाहे वो जितने मेडिकेशन है उससे रिमूव किया जाए, किसी सरफेस से रिमूव किया जाए, तो किसी भी टाइप से अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग स्टरलाइजेशन प्रोसेस है, वो हम पढ़ेंगे आगे। तो इसी जो प्रोसेस है, पूरे के पूरे प्रोसेस को हम स्टरलाइजेशन कहते हैं। ठीक, ओके। दूसरे शब्दों में अगर बात करा जाए स्टरलाइजेशन, एक स्टरलाइजेशन इज अ सिंपल वर्ड। स्टरलाइजेशन इज रिमूव ऑफ बैक्टीरिया, फंगस, वायरस फ्रॉम एनी थिंग्स, लिविंग थिंग्स, ठीक है, या नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है, किसी भी चीज़ से रिमूव करना है, एलिमिनेट करना है, किल करना है, उसी को स्टरलाइजेशन कहते हैं। ठीक, अब आते हैं टर्म कॉमनली, कौन कौन से टर्म्स हैं जो इसके अंदर कुछ यूज़ होते हैं। तो पहला इसमें सर्वाइवल कर्व्स, ठीक है, कह रहा है दे आर प्लॉट द लॉगरिथम ऑफ द फ्रैक्शन ऑफ सर्वाइव, ठीक है, माइक्रोऑर्गेनिज्म विच रिटेन वाइबिलिटी फॉलोइंग अ स्टरलाइजेशन प्रोसेस अगेंस्ट द एक्सपोजर टाइम और डोज। ठीक है, दूसरा क्या है, एक्सप्रेशन ऑफ रेजिस्टेंस, डी वैल्यू, कह रहा डी वैल्यू इज इन डीएक्टिवेट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म टू अ स्टरलाइजेशन एजेंट फॉर रेडिएशन एंड हीट ट्रीटमेंट। कह रहा डी वैल्यू इज द टाइम टेकन at a fixed temperature or the radiation dose required to achieve a 90% reduction in viable count। ठीक, Z वैल्यू क्या है, Z वैल्यू रिप्रेजेंट द इंक्रीज इन टेम्परेचर needed to reduce the D value of an organism by 90%। ठीक है, तो ये इसमें ये D वैल्यू, Z वैल्यू जो दिए हैं कि इसमें क्या दिखाता है, D वैल्यू और Z वैल्यू से कितना रिडक्शन हुआ, कितना रिक्वायरमेंट है रेडिएशन, ठीक है ना, कितना टेम्परेचर की ज़रूरत है, ठीक है ना, किसके लिए, ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए, ट्रीटमेंट करने के लिए, सही करने के लिए, या हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए, ये है। ठीक है, इस चीज़ को तुम्हें ध्यान रखना है कि डी वैल्यू के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। डी वैल्यू इज़ द टाइम टेकन एज अ फिक्स टेम्परेचर, एक फिक्स कितना टेम्परेचर देना है, कितना फिक्स रेडिएशन का डोज देना है, ठीक है ना, और टू अचीव 90% रिडक्शन इन वाइबल काउंट। ठीक, तो उस वैल्यू को निकालना है जो डी वैल्यू कह रहा है कि जितना हमें एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म या किसी भी ऑर्गेनिज्म को स्टरलाइज करना है स्टरलाइजिंग एजेंट से, तो कितनी हीट देना है या रेडिएशन देना है, इसको काउंट करना ही आपका डी वैल्यू कहलाता है। ठीक, अब जेड वैल्यू की बात करते हैं अगर, तो कह रहा है रिप्रेजेंट द इंक्रीज इन टेम्परेचर नीड टू रिड्यूस द डी वैल्यू ऑफ एन ऑर्गेनिज्म 90%। कह रहा है जेड वैल्यू वो उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, उस चीज़ को दर्शाता है कि जब हम टेम्परेचर को
कितना और ज़रूरत है इंक्रीज़ करना पड़ेगा हमें रिड्यूस करने के लिए, घटाने के लिए, किसको, डी वैल्यू को घटाने के लिए, कि टाइम हमारा घट जाए। ठीक है, डी वैल्यू क्या है, एक टाइम डे। ठीक है, वो टाइम घट जाए, वो चीज़ घट जाए और ऑर्गेनिज्म जो है 90% तक किल हो जाए। तो वो चीज़ अचीव करने के लिए कितनी हमें उसमें इंक्रीज करना पड़ेगा, टेम्परेचर का बढ़ाना पड़ेगा, हीट को बढ़ाना पड़ेगा, वो आता है जेड वैल्यू। तो ये एक कॉमन से टर्म है, अगर कहीं पर मिलेंगे तुम्हें क्वेश्चन भी पूछ सकता है जेड वैल्यू क्या है, डी वैल्यू क्या है, तो उसमें दे सकता है ऑप्शंस में, तो इसको करने के लिए इजी है। ठीक, आगे चलते हैं। इसका लिखा है इंपॉर्टेंस ऑफ स्टरलाइजेशन। कहाँ पर इंपॉर्टेंस, फार्मास्यूटिकल में इंपॉर्टेंस है स्टरलाइजेशन की। तो अब पहले तो ये समझ ले कि स्टरलाइजेशन होता कितने टाइप से है। तो जनरली अगर इसके प्रोसेस की बात करा जाए तो स्टरलाइजेशन जो है इसमें दो मेथड इसमें होते हैं, जैसे फिजिकल और केमिकल। फिजिकल और केमिकल। फिजिकल मेथड की बात करेंगे तो इसको फर्दर 3 टाइप से डिवाइड किया गया है, जैसे इसमें है थर्मल हीट मेथड, जिसमें हीट मेथड कहते हैं इसको, दूसरा रेडिएशन मेथड, तीसरा फिल्ट्रेशन मेथड जिसको मैकेनिकल मेथड भी कहा जाता है। ठीक है, तो रेडिएशन मेथड भी कहते हैं, तीसरा इसमें फिल्ट्रेशन मेथड जिसको मैकेनिकल मेथड भी कहते हैं। फिर इसका दूसरा पार्ट अगर बात करा जाए केमिकल मेथड की, तो केमिकल में गैस और लिक्विड, ठीक है, गैसेस मेथड और लिक्विड मेथड, 2 टाइप से इसके फर्दर डिवाइडेशन किया गया है। तो हम इस चीज़ को समझेंगे, ये तो इसके मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन हो गए। उससे पहले इसमें यहाँ पर समझना है इंपॉर्टेंस ऑफ स्टरलाइजेशन, क्यों इंपॉर्टेंस है इसका। ठीक है, तो वो चीज़ इसमें देखो लिखा है, पहला वाला, मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन इज अ मोस्ट एफिशिएंट बायोसाइडल एजेंट। एक चीज़ पढ़ा होगा तुम लोगों ने, बायोस्टैटिक और बायोसाइडल। ठीक है, स्टैटिक मतलब रोक देना, साइडल मतलब हटा देना, किल कर देना पूरी तरीके से। तो मॉइस्ट हीट जो स्टरलाइजेशन है बहुत इफेक्टिव है, क्या है के लिए, बायोसाइडल एजेंट के तौर पे इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, यूज फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग शीट्स, सर्जिकल एंड डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट, कंटेनर क्लोजर, एक्वस इंजेक्शन, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन एंड इरिगेशन फ्लूइड्स एटसेट्रा। जो कहने का मतलब क्या हो गया, जो मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन होता है, ठीक है, इस मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन में आज के टाइम पे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर किसी भी टाइप का चीज़ें हों, चाहे सर्जिकल ड्रेसिंग वाली चीज़ें हैं, शीट्स हों, डायग्नोस्टिक बहुत सारे इक्विपमेंट हैं, ठीक है ना, और सर्जिकल इक्विपमेंट हैं, कंटेनर हैं, क्लोजर हैं, इंजेक्शंस हैं, इनमें सारे के सारे ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस वाले हों, आई से रिलेटेड वाले हों, इन सारी चीज़ों के लिए भी मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन यूज़फुल है। ड्राई हीट की बात करते हैं। अब मॉइस्ट हीट में कौन सा आता है, ऑटोक्लेव देखा है, मॉइस्ट हीट का एग्जाम्पल है। ओवन जो होता है वो आपका ड्राई हीट का एग्जाम्पल है। तो ड्राई हीट की इसमें देखो इंपॉर्टेंस लिखी हुई है, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन कैन ओनली बी यूज फॉर थर्मोस्टेबल। ठीक है, ड्राई हीट किसके लिए यूज़ में आता है, जो थर्मोस्टेबल हो, मॉइस्चर सेंसिटिव हो, ऐसे सब्सटेंस जिसमें हमें मॉइस्चर नहीं देना है, मॉइस्चर देंगे तो वो क्या हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे, तो उनके लिए हमें ड्राई हीट यूज़ करना है। मॉइस्चर इम्परमिएबल, मॉइस्चर अगर देंगे तो इम्परमिएबल हो जाएगा। फार्मास्यूटिकल एंड मेडिसिनल्स, ठीक है, दीज इंक्लूड प्रोडक्ट्स लाइक अ ड्राई पाउडर ड्रग, सस्पेंशन ऑफ ड्रग इन नॉन एक्वस सॉल्वेंट, ऑयल, फैट, वैक्सेस, सॉफ्ट एंड हार्ड पैराफिन, सिलिकॉन, ठीक है, ऑयली इंजेक्शन, इम्प्लांट, ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट बेसेस, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें हमें मॉइस्चर्स नहीं देना, उनको ड्राई फॉर्म में ही उनको स्टरलाइल करना है। तो उस केस में हम कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन वाला। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें कुछ इसके दूसरे इंपॉर्टेंस जो है गैसियस स्टरलाइजेशन, जो हमने देखो अभी ये नाम पढ़े थे मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन के, ये उन्हीं का सबका अपना अपना एक बेनिफिट्स इंपॉर्टेंस इसमें दिखा रहा है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, गैसियस के बारे में। ठीक है, गैसियस स्टरलाइजेशन के बारे में देखो लिखा है, गैसियस स्टरलाइजेशन इज यूज फॉर स्टरलाइजिंग थर्मोलेबल सब्सटेंस लाइक अ हार्मोन्स, प्रोटीन, वेरियस हीट सेंसिटिव ड्रग एटसेट्रा। कहने का मतलब क्या हुआ, जो गैस वाला स्टरलाइजेशन होता है तो ऐसी चीज़ों के लिए अप्लाई किया जाता है जिसमें बहुत सारे हार्मोन्स हो, प्रोटीन हो, बहुत सारी हीट सेंसिटिव ड्रग्स हों कि जिनको हम डायरेक्टली गर्म नहीं कर सकते, मॉइस्चर भी नहीं कर सकते, तो उनको गैस के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, स्टराइल करेंगे, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से फ्री करेंगे, उनको क्लियर करेंगे। ठीक है, तो उस टेक्निक्स में हम लोग क्या करते हैं, ऐसी कंडीशन में जो सब्सटेंस कि अगर मॉइस्चर से भी
वो होता है, ज़्यादा एक्सेसिव हीट से भी वो होता है, तो हम उसको क्या करेंगे, गैस वाले टेक्निक से अप्लाई कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट देखेंगे, यूवी लाइट इन परहैप्स द मोस्ट लेथल कंपोनेंट्स इन ऑर्डिनरी सनलाइट यूज्ड इन सैनिटेशन ऑफ गारमेंट्स फॉर यूटेंसिल्स। ठीक है, कह रहा है यूवी लाइट, अल्ट्रा यू वायलेट, ठीक है, अल्ट्रा वायलेट लाइट्स जो होती हैं, कह रहा है ये सबसे मोस्ट लीथल कंपोनेंट है साधारणतः सनलाइट यूज इन सैनिटेशन। कहते हैं ना, धूप में चीज़ों को डाल दो, अपने बिस्तर को धूप में डाल दो, चादर को डाल दो, क्यों? जो उसमें बैक्टीरिया होगा, फंगस होंगे, वायरस होने के चांसेस होंगे, तो उस जो टेम्परेचर होता है सनलाइट का 30 डिग्री 40 डिग्री तक तो नॉर्मली पहुंच ही जाता है, और 30 डिग्री में कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो नॉर्मली वाले जो ही 30-40 डिग्री में सर्वाइव कर पाते हैं, बाकी सारे के सारे नहीं कर पाते। तो वो क्या होते हैं, उस हीट सेंसिटिव की वजह से यूवी लाइट जो होता है, रेडिएशन निकलता है सनलाइट से, सन से, उसकी वजह से, अल्ट्रावायलेट लाइट की वजह से वो किल हो जाते हैं। तो यहाँ पर वो तो एक एग्जांपल है सनलाइट का, कि धूप है जिसको हम लोग सन से ऑब्जर्व वाली लाइट जिसको बोलते हैं सनलाइट कहते हैं। और बाकी आज के टाइम पे यूवी लाइट जो है उससे भी, जिसमें कि मैकेनिकल इक्विपमेंट के ज़रिए से भी यूवी लाइट डाली जाती है बहुत सारी चीज़ों को स्ट्राइल करने के लिए, जैसे गारमेंट्स में है, यूटेंसिल्स हैं बहुत सारे, उनके क्लियर करने के लिए भी ये किया जाता है, कि जिनको हम गीला नहीं कर सकते, गैस नहीं डाल सकते, या हीट नहीं कर सकते, मॉइस्ट नहीं कर सकते, तो हम यूवी लाइट से ही कर देंगे खाली। ठीक, नेक्स्ट देखो, गामा रेज फॉर कोबाल्ट 60 आर यूज टू स्टेरिलाइज एंटीबायोटिक्स, हार्मोन्स, सूचर्स, प्लास्टिक एंड कैथेटर्स। जो गामा रेज होती हैं कोबाल्ट 60 आर यूज कह के लिए यूज़ करी जाती हैं, ये भी उसी तरीके की है, यूवी लाइट की तरीके रेज हैं, ठीक है ना। तो ये भी यूज़ करी जाती है एंटीबायोटिक्स के लिए, हार्मोन्स के लिए, ठीक है, सूचर्स के लिए। सूचर्स जानते हो, जब इंजरी हो जाती है, कट फट जाता है, तो उसमें एक धागा और सुई आती है, उसको बोला जाता है सूचर्स स्पेशली। तो वो भी स्टेराइल आता है, उसको भी बैक्टीरिया, फंगस, वायरस से फ्री करके लाया जाता है। नहीं तो अगर पता चला आप उसको सिल रहे हो, उससे किसी के अगर कट लग गया है, आपने अगर सूचर से उससे सिल दिया, और अगर वायरस बैक्टीरिया हो तो वो एंटर कर जाएगा, बॉडी के अंदर पहुंच जाएगा। जब बॉडी के अंदर पहुंच जाएगा तो आपका सिलना और न सिलना तो बेकार हो गया ना, वो उससे तो कुछ नहीं हुआ। जो बैक्टीरिया वायरस चला गया, उसके इन्फेक्शन की वजह इंसान की डेथ भी हो जाती है, और दूसरा इन्फेक्शन सीरियस हो सकता है दूसरी भी, ठीक है ना। तो उसको भी स्टेराइल करा जाता है। प्लास्टिक की चीज़ें हैं, कैथेटर्स हैं, ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ों को इसको स्टेराइल करा जाता है गामा रेज के ज़रिए से। कोबाल्ट 60 जो उसका एक एग्जाम्पल है, कई मरतबा ये क्वेश्चन पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कोबाल्ट 60, इसको अंडरलाइन कर लो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसमें फिल्ट्रेशन, स्टरलाइजेशन आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ हीट सेंसिटिव इंजेक्शन एंड ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, एयर एंड अदर गैसेस फॉर सप्लाई टू एसेप्टिक एरिया। कहने का मतलब क्या हुआ, फिल्ट्रेशन, स्टरलाइजेशन यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ हीट सेंसिटिव, ऐसी चीज़ें जो हीट से सेंसिटिव हैं, ज़्यादा उनको गर्म नहीं कर सकते, ठीक है, या ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन है, इंजेक्शंस हैं, ठीक है, कोई बायोलॉजिकल प्रोडक्ट हैं, एयर एंड अदर गैसेस हैं, कुछ सप्लाई एसेप्टिक एरिया में सप्लाई की जाने वाली है, तो हम क्या करेंगे, दे आर आल्सो यूज्ड इन इंडस्ट्री एज अ पार्ट ऑफ वेंटिंग सिस्टम ऑन फर्मेंटर, सेंट्रीफ्यूज, ऑटोक्लेव एंड फ्रीज ड्रायर। मेम्ब्रेन फिल्टर आर यूज फॉर स्टेरिलिटी टेस्टिंग। तो उस केस में इन सारी चीज़ों को क्लीन अप करने के लिए क्या करते हैं, पहले फिल्टर से पास आउट कराया जाता है स्टेरिलाइजेशन सिस्टम के ज़रिए से। जो फिल्ट्रेशन होता है स्टेरिलाइजेशन सिस्टम का ही एक पार्ट है, ठीक है ना, जो कि आपका फिजिकल मेथड है, और मैकेनिकल मेथड इसके अंदर आता है। इसी को मैकेनिकल मेथड भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें एक मशीनरी लगा रहे हैं आप और उससे पास आउट कर रहे हैं चीज़ को, तो उसको फिल्ट्रेशन और मैकेनिकल मेथड भी कहा जाता है, ठीक है। कौन कौन सी चीज़ें हैं जो स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस को अफेक्ट कर सकती हैं, लिखा ड्राइनेस ऑफ डिवाइस टू बी प्रोसेस के दौरान जो आपकी डिवाइस है कितनी ड्राई है वो भी इम्पॉर्टेंट है। टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी ऑफ प्रोसेसिंग एरिया, जहाँ पर ये परफॉर्म किया जाने वाला है वहाँ का टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी कितनी है। तीसरा नंबर है वेदर आर नॉट डिवाइस आर वर प्रॉपरली प्रिपेयर्ड आर लोडेड इनटू द स्टेरिलाइजर। कहने का मतलब वो जो डिवाइस है आपकी प्रॉपर तरीके से रेडी नहीं है और प्रॉपर तरीके से लोड नहीं है सही तरीके से, जो आप स्टेरिलाइजर जो यूज़ करने वाले जिस तरीके से लिक्विड है या गैसेस है या जो भी मेथड से वो आपका सही नहीं, तो इसकी वजह से भी आपका जो रिजल्ट होगा स्टेरिलाइजेशन का वो अफेक्ट हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है ना मरे, बच जाए,
ठीक है। वेदर और नॉट स्टरलाइजिंग एजेंट इज प्रॉपरली डिलीवर्ड, जब अगर स्टरलाइजिंग एजेंट, जो भी एजेंट आप यूज़ कर रहे हो स्टरलाइज करने के लिए, स्टराइल करने के लिए, हो सकता है कि आप प्रॉपर डिलीवर ना कर पाएँ। कहाँ पर डिलीवर ना कर पाए? वो जो सिस्टम जिस मेथड से आप यूज़ कर रहे हो, तो भी बचने के चांसेस हैं, उससे आपकी स्टेबिलिटी क्या हो सकती है, अफेक्ट हो सकती है। 5वां नंबर देखो, द स्टरलाइजेशन कंडीशन एंड मेंटेनेंस प्रोटोकॉल, जो उसकी कंडीशन को और प्रोटोकॉल आपसे कहा गया, जो रूल्स बताए गए उसके कि इस नियम से ऐसे आपको करना है, ये इक्विपमेंट को यूज़ करना है और इस मेथड से करना है। मेथड के साथ साथ आपको ध्यान रखने वाली जो चीज़ें, क्वेश्चंस बताए गए कि ये चीज़ नहीं करनी है, ये चीज़ नहीं करनी है, आपको क्या चीज़ करना है, कैसा वियर करना है, क्या क्या क्लॉथ्स पहनने हैं, ठीक है ना। तो वो पूरा प्रोसेसिंग, अगर उस चीज़ को आपने प्रोटोकॉल को माना नहीं, तब भी ये चांसेस हो सकते हैं कि आपकी स्टेबिलिटी जो है वो अफेक्ट हो सकती है। वेदर और नॉट टू करेक्ट स्टेलाइजेशन मेथड एंड साइकिल वर यूज्ड, हो सकता है कि आपने सही मेथड नहीं यूज़ किया हो और साइकिल भी आपने सही यूज़ नहीं किया हुआ। कितने देर करना है, कितने टाइम तक रिपीट करना है, ये सारी चीज़ें आपने अगर अपने सही नहीं परफॉर्म करी, तब भी ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। तो हमने अभी क्या पढ़ा? हमने अभी पढ़ा स्टेलाइजेशन होता क्या है, कौन कौन से टर्म्स यूज़ होते हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में स्टेलाइजेशन प्रोसेस की क्या इंपॉर्टेंस होती है, और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो स्टेलाइजेशन प्रोसेस को अफेक्ट कर सकती हैं, और इसमें यूज़ होने वाले मेथड्स के बारे में, ठीक है। आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। देखेंगे इसको आगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।